सबसे पहले नोट कीजिएगा वेव मोशन। वेव मोशन देखिएगा, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। वेव मोशन is wave motion is a kind of disturbance. Wave motion is a kind of disturbance which travels through a medium due to repeated vibrations. Wave motion is a kind of disturbance which travels through a medium which travels through a medium due to repeated vibrations of the particles of the medium due to repeated vibrations of the particles of the medium due to repeated vibrations of the particles of the medium about their mean positions comma, the disturbance being handed over from one particle to the next. The disturbance being handed over from one particle to the next. The disturbance being handed over from one particle to the next. अब वेव मोशन होता क्या है? वेव मोशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्विमिंग पूल में अगर हम पानी की बात करें तो स्विमिंग पूल का पानी जो है वो क्वाइट होता है, शांत होता है, ठीक है। उसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने का होगा क्या कि जैसे मान लीजिए अगर मैं टॉप व्यू देखूं किसी भी स्विमिंग पूल का, तो इसमें पानी भरा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो एक स्टोन अगर मैंने ऐसे ड्रॉप करा, हमने बाहर से स्टोन इसमें ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन ड्रॉप करने पर होगा क्या कि पहले ऐसा लगेगा कि जैसे एक सर्कुलर एक रिपल एक प्रोड्यूस हो गई उसके अंदर, फिर लगेगा कि एक दूसरी रिपल प्रोड्यूस हो गई, फिर लगेगा कि एक तीसरी रिपल प्रोड्यूस हो गई, फिर लगेगा चौथी रिपल प्रोड्यूस हो गई। ऐसे ही ये रिपल्स जो है ये फैलती चली जाती हैं और ये टकराती हैं लास्ट में जाकर इसकी बाउंड्री से टकराने के बाद फिर ये रिपल्स वापस आती हैं। अब होता क्या है कि इसमें जो रिपल्स हैं, जैसे आप सबसे पहले देखेंगे मैंने जैसे ही इसमें पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकते ही ऐसा नहीं होता कि बाद में आपको यहाँ वाली रिपल पहले दिखाई देगी यहाँ वाली रिपल। इसका मतलब यहाँ वाले जो पार्टिकल हैं, यहाँ वाले पार्टिकल्स में पहले डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गया, और जब यहाँ वाले पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपने स्टोन फेंका, तो जब यहाँ वाले पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ वाला पार्टिकल वो आसपास वाले पार्टिकल्स के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तो वो आसपास वाले पार्टिकल बिल्कुल जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, तो एक नेक्स्ट रिपल प्रोड्यूस हो गई। फिर इधर वाला जो पार्टिकल है वो अपने अगले वाले पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, तो एक रिपल इधर प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और वो रेडियस बढ़ता जा रहा है और वो एक सर्कल की एक वेव वो टकराएगी बिल्कुल लास्ट में जाकर, फिर टकरा के वो वापस आएगी, फिर टकरा के थोड़ा सा फैलेगी और फिर अल्टीमेटली पानी थोड़ा सा वाइब्रेट करके अपनी मीन पोजीशन के अबाउट और फिर शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन होता है पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन, अभी हम ऑसिलेशंस वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है जब वही लगातार होता रहता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट और फिर फाइनली रुक भी जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं एक वेव। वो जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है वो देखने में ऐसे लगता है जैसे कि वेव। फॉर एग्जांपल हमने एक रोप ली
उस रोप को हमने सामने वॉल पर कहीं पर एक नेल में फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद में हमने देखा तो वो तो एक स्ट्रेट रोप है। अब उसी रोप को हमने ऐसे 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 करके हिलाना शुरू करा, तो हम देखेंगे तो वो रोप ऐसे 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 करके, मतलब उसमें आपको ऐसी वेव दिखाई देगी जैसे कि इस तरीके की वेव, इस तरीके की वेव जाती हुई दिखाई देगी। आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पर इसको रोप को फिक्स कर रखा है, इसको मैं रोप बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की वेव है, इस वाली वेव को हम बोलते हैं, इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं, है क्या, रोप कहाँ पर है, रोप वहीं है, रोप वहीं है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि रोप का इधर वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश कर रहा है, इधर वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश कर रहा है, इधर वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश कर रहा है। तो इसके पार्टिकल्स ऐसे 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 एक मोशन शो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर देंगे, आसपास में जो एयर है उसमें भी वाइब्रेशंस वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से पार्टिकल्स जो दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आगे की तरफ एक मोशन हो रहा है, तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स का मोशन होता है उसको हम बोल देते हैं वेव मोशन, उसको हम वेव मोशन बोल देते हैं। अब जरा इस पर भी आ जाते हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि जैसे छोटे 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 सर्कल्स फैलते जा रहे हैं पूरे पानी में, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल का टॉप लेवल है, तो या तो टॉप लेवल को या तो मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से तो मुझे सर्कल्स फैलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हमने क्या करा, हम साइड में गए और हमने बिल्कुल अपने चेहरे को कहाँ सेट कर दिया, स्विमिंग पूल के लेवल पर मैंने अपनी आई को सेट कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखूँ। सोचो कि स्विमिंग पूल बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, स्विमिंग पूल जरा सा ज़मीन से उठा हुआ है। तो मैंने जाकर वहाँ पर अपनी आई के लेवल को सेट कर दिया, और फिर किसी बच्चे से बोला कि आप ऊपर से इसमें एक स्टोन फेंको। तो जब ऊपर से एक स्टोन फेंकेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको वो सर्कुलर रिपल्स दिखाई नहीं देंगे, हमको लगेगा कि पानी की वेव ऐसे 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 ट्रैवल करती हुई हमारी आँख की तरफ चलती हुई आ रही है, ऐसा होगा। तो वो जो वेव है, उस वेव को जब मैं लेवल पर देखूंगा, जब मैं लेवल पर अपनी आई, ऑब्जर्वर की आई को लेवल पर सेट कर देंगे और तब देखेंगे, तो हमको वो भी ऐसा दिखाई देगी जैसे कि एक वेव ऊपर नीचे वाइब्रेट करके आगे की तरफ हमारी आँख की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। फिर जब वो फाइनली टकराएगी वहाँ पर, बॉर्डर से टकराएगी, बॉर्डर से टकराने के बाद फिर वो जाती हुई नजर आएगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो वेव होती है जिसमें वाइब्रेशन ऊपर नीचे वर्टिकल वाइब्रेशन होता है, लेकिन वेव ट्रेवल हॉरिजॉन्टली करती है, ऐसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो नेक्स्ट आप नोट करेंगे नेक्स्ट आप नोट करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में नोट करिएगा, दीज आर द वेव्स इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम these are the waves in which individual these are the waves in which individual particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of oscillate perpendicular to the direction of wave propagation, perpendicular to the direction of wave propagation. और जो ये डायग्राम बनाया है ये यहाँ पर दोबारा बना लीजिए।
और यहाँ ऊपर लिखें आप सी सी सी, यहाँ लिखें टी टी टी, क्रेस्ट, सी फॉर क्रेस्ट और टी फॉर ट्रफ। नोट करिएगा द पॉइंट्स सी सी the points C, dot 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 of maximum displacement in the upward direction of maximum displacement, the point C dot 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 of maximum displacement in the upward direction, maximum displacement in the upward direction are called crests. Direction are called crests. Full stop. Next लिखें the points T, dot 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 of maximum displacement in the downward direction of maximum displacement in the downward direction, are called troughs. और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे one crest and one trough together form one wave. One crest and one trough together form one wave. तो जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं उसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बोलो ट्रांसफर वेव्स का एग्जांपल क्या होगा? स्विमिंग पूल वाला? हाँ, रोप वाला बोल दीजिए, बता देता हूँ। इसका एग्जांपल लिख लेना, इलेक्ट्रिकल पल्स। इलेक्ट्रिकल पल्स क्या होता है कि कभी भी अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल पल्स का डायग्राम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ वो पल्स बढ़ती जा रही है। जैसे कभी किसी फिल्म में देखा हो जो ईसीजी होता है, हार्ट की जो वेव्स दिखाते हैं, तो वो भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती हैं और उसको वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट करें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में नोट करेंगे these are the waves in which the individual particles of the medium
individual particles of the medium. These are the waves in which individual particles of the medium oscillate along the direction of wave propagation. Oscillate along the direction of wave propagation. Oscillate along the direction of wave propagation. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होगी? जैसे ये वाली वेव्स क्या है, अगर हम देखें, अगर मान लीजिए मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन मान लीजिए कि ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता जाए और आगे की तरफ बढ़ता जाए, ठीक है। तो जो वेव का मोशन है, वेव का मोशन तो हो गया आगे फ्रंट की तरफ, और जो ऑसिलेशन है वो इस तरीके से हो गया, वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव करता जा रहा है। दूसरा हम ये कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में सोचिएगा कि ये पेन है, ये पेन इस तरीके से मूव कर रहा है और ये ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट भी करता जा रहा है, ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन भी होता जाए अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे। जैसे ये इसकी मीन पोजीशन है तो जरा सा आगे जरा सा पीछे, ऐसे मीन पोजीशन के आगे पीछे ये यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे ऐसे आगे ये चलता भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब हम वाइब्रेशंस को देखते हैं तो जब पार्टिकल, फॉर एग्जांपल हम साउंड वेव्स की बात करते हैं। साउंड वेव्स क्या है? जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे माउथ से निकलने वाली जो वेव है वो साउंड वेव है। तो ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव ट्रैवल कैसे करती है? सोचिए कि हम सब लोग वैक्यूम में बैठे हैं। वैसे तो सोचना मुश्किल है क्योंकि वैक्यूम में तो ऑक्सीजन वगैरह किसी भी तरीके की कोई एयर होती ही नहीं है, तो जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सोचिए कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल कर ही नहीं सकती। उसका रीज़न क्या है? वैक्यूम में आसपास किसी भी तरीके का कोई एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है। तो एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वही साउंड वेव्स को कैरी करते हैं, ठीक है, वही साउंड वेव्स को कैरी करते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं उससे आसपास की जो एयर पार्टिकल्स हैं उन एयर पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। सेम वाइब्रेशन की सेम जो कोडिंग होती है, कोडिंग वही कि मैं ए बोल रहा हूँ तो आपको ए ही सुनाई दे रहा है, मैं बी बोल रहा हूँ तो आपको बी ही सुनाई दे रहा है। तो वो सेम कोडिंग जो है वो किसी भी एयर पार्टिकल पर सुपरपोज करती है। सुपरपोज करने का मतलब क्या है कि एज अ कैरियर उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर उसके बाद वाइब्रेट होते हुए हवा के साथ आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। और वो कोडिंग जो है वो बचपन से आप सीखते आ रहे हैं कि बेटा इसको ए बोलते हैं, क्या का मतलब व्हाट होता है, ठीक है, विच का मतलब कहाँ कैसे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें पहले से हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। अब वहाँ से जो है जो इम्पल्स है वो इम्पल्स हमारे माइंड में पहुँचती है। हम कहते हैं कि हाँ सामने वाले ने व्हाट बोला, तो व्हाट का मतलब क्या, तो फिर हम क्या का जवाब उसी हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं दे प्रोपगेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। उसमें जब हमने बोला, कुछ भी बोला, तो कई बार क्या है कि हम किसी चीज़ को बहुत स्ट्रेसफुली जैसे मैंने अभी स्ट्रेस बोला, स्ट्रेसफुली, तो जब हम स्ट्रेसफुली किसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, हमने कहा कि इस काम को करो, तो ऐसे हमने बोला, तो हमने करो बोला, तो करो पर हमने स्ट्रेस डाला। तो जिस चीज़ पर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने थोड़ी फोर्स लगाई। जब हमने फोर्स लगाई तो नॉर्मली जो हम बोल रहे हैं उसमें हमने उतना स्ट्रेस नहीं लगाया, तो वो नॉर्मली जा रहा है, मतलब उसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं उनमें किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब हमने स्ट्रेसफुली किसी चीज़ को बोला तो एयर पार्टिकल्स थोड़ा दब गए, कंप्रेस हो गए, तो उस दौरान जो एयर पार्टिकल्स होंगे उसको हम बोलेंगे कि वो पोर्शन कहलाएगा कंप्रेशन, ठीक है। जब हम ये बोलेंगे कि फॉर अ ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द, मैं बोलूँगा मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो मैंने मस्ट बोला, तो मस्ट मैंने कंप्रेस करके बोला, तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा एयर पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से कंप्रेस हो गए, और जहाँ हम नॉर्मली बोलते जा रहे हैं वहाँ पर एयर पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो तब हम बोलेंगे उस पोर्शन को बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड जाता है, नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड जाता है, तो ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड को कहते हैं हम क्रेस्ट, नीचे की तरफ जो एम्पलीट्यूड जाता है उसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो उसमें जब एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जब वो रेयरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जब दूर दूर होते हैं तब उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें होती हैं, इसका भी आप डायग्राम बना लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। एक सिलेंडर बनाएंगे यहाँ पर, एक सिलेंडर, और फिर आप ऐसे 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 ये दिखा दीजिए एयर पार्टिकल्स, इसके अंदर एयर पार्टिकल्स है, सिलेंडर पिस्टन से कनेक्टेड है, तो पिस्टन इसको कंप्रेस कर रहा है। तो कहीं कहीं पर कंप्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं कहीं पर कंप्रेशन कम होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड सी, ये जो खुला खुला हिस्सा है इसको बोलेंगे आर। दिस इज अगेन सी, दिस इज अगेन आर, दिस इज अगेन सी, दिस इज अगेन आर। इसमें लिखिएगा sound wave produced in a cylinder by moving a piston back and forth. Sound wave produced in a cylinder. Sound wave produced in a cylinder by moving a piston back and forth. By moving a piston बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, बस आ रहा हूँ अभी।
ठीक है, इसके बाद आप नोट करेंगे डेरिवेशंस हैं, 2-3 हैं डेरिवेशंस, बहुत टफ नहीं है। चलिए जी, अगला टॉपिक आप इसमें नोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है? एक वेव जो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, नोट करेंगे, ये वाला है और छोटा सा डेरिवेशन है इसका भी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें। स्टार मार्क कर लेना इस पर, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पूछते हैं काफी एग्जाम्स में। डिस्प्लेसमेंट relation for a progressive wave. Displacement relation for a progressive wave. सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है। तो सबसे पहले आप लिखें प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, a wave that travels from one point of the medium to another. A wave that travels from one point, from one point of the medium to another, from one point of the medium a wave that travels from one point of the medium to another is called a progressive wave. 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 It may be is called a progressive wave. It may be a transverse. It may be a transverse or longitudinal वेव। ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। हमने दोनों ही केसेस देखे। इसमें भी ये वेव आगे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि हम इस पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी हम जो रोप वाला एग्जांपल लिया था उसमें भी वेव आगे की तरफ बढ़ रही थी। तो जो एक आपकी प्रोग्रेसिव वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। इसके बाद नोट करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव harmonic plane progressive harmonic wave। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में लिखना है, इसी में 2-3 चीजें हैं।
तो पहले प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन, फिर प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की डेफिनेशन, और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में लिखें, इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव थ्रू अ मीडियम, इफ ड्यूरिंग द, नहीं इसी में टॉपिक है। जो हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव में प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें 2-3 पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव पूछ लिया, प्रोग्रेसिव वेव के बाद कहा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव एंड डिराइव अ रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस वो बनाकर पूछ सकते हैं। तो इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, सर 10 मार्क्स के ना न्यूमेरिकल्स केवल 10 मार्क्स के आएंगे, बाकी ना न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, बाकी सारा थ्योरी है। थ्योरी ही आता है, थ्योरी ही आता है। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत कम ना के बराबर ही करने हैं। जो आएंगे भी वो भी सीधा, मतलब उसमें भी वो क्या करवाते हैं कि पहले एक फॉर्मूला डिराइव कराएंगे, फिर उसी पर बेस्ड है आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। तो न्यूमेरिकल अपने आप में पूरा 4 या 5 नंबर का आ जाएगा, वो नहीं होता। तो इसी वजह से मतलब जो आप जो तैयारी करते हैं ना, IIT एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हो, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट तो ऑब्जेक्टिव आता है। है। मेरे हिसाब से तो दोनों सेम हो जाने चाहिए। हाँ। यहाँ पर भी सारा का सारा अगर डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देती क्योंकि डेरिवेशंस का सच पढ़ लो, समझ लो उसको, एग्जाम में उतना रेलेवेंस मुझे लगता नहीं है। और 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, 15-20 साल मतलब जब मैंने भी पढ़ा था तो तब भी ये डेरिवेशन ही पूछी जाती थी, दिमाग ही खराब रहता है डेरिवेशन में। सारा स्टेप्स कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्टेप्स में भूल जाते हैं बीच में। सर इम्पोर्टेंट कौन सी है जो सारे तरह आती है बता दो। देखिए डेरिवेशंस तो हमको करनी है, उसका रीज़न ये है कि कई बार मतलब कई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं इंक्लूडिंग IIT, वहाँ पर भी वो परसेंटेज डालते हैं कि आपका परसेंटेज 11th-12th में, 11th में भी नहीं तो 12th में, 12th को क्वालिफाइंग एग्जाम बोलते हैं वो। हालांकि खुद का क्वालिफाइंग एग्जाम एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो JEE आप जानते हैं। तो 12th को लेकिन वो क्वालिफाइंग एग्जाम बोलते हैं। तो उस क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कुछ, और ऐसा आप लोग जैसे 12th कर रहे हैं तो कुछ स्टेट्स में 12th क्लास ही नहीं है, कुछ स्टेट्स में सिर्फ 11th ही है। वो 11th में ही 11th और 12th दोनों होते हैं, 1 या 1.5 साल का होता है पूरा उनका सेमेस्टर सिस्टम होता है कुछ। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, उनका कुछ एजुकेशन सिस्टम अलग है। हालांकि CBSE के स्कूल्स हैं वहाँ, लेकिन लिमिटेड है। और हम और भी कुछ स्टेट्स की बात करें, चाहे अपने स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर आपने सुना होगा एक पॉलिटेक्निक होता है, एक डिप्लोमा होता है, एक ITI होता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें होती हैं ये 10th के बाद करी जाती हैं। तो कई बार, और इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं डिग्री कोर्स नहीं करना चाहता, मैं तो एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स करके और मैं फटाफट अपना जॉब करना शुरू करूँगा, कोई भी जॉब, खासतौर पर टेक्निकल जॉब्स जो होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हो गया, AC रिपेयरिंग हो गया। तो इस तरीके के जो होते हैं, रेफ्रिजरेशन का होता है डिप्लोमा में, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, और आपका कंप्यूटर्स का भी होता है। कंप्यूटर रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, रिपेयरिंग। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसके जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अलग क्राइटेरिया होता है उनके लिए, क्योंकि उनका कोर्स कंपेरेटिवली आसान होता है 11th-12th के कंपैरिजन में। तो उनके लिए अगर वो IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वही सेम JEE वो भी देंगे। और उनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो ज़्यादा होता है, आई थिंक 80 या 85%, कि इतनी परसेंटेज होगी तब आपको एडमिशन मिलेगा। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, पहली चीज़ तो वही बहुत बड़ी बात होती है, मेंस और एडवांस दोनों निकालना। फिर आपको मनपसंद रैंक भी मिल रही है, लेकिन पता चला 12th में परसेंटेज कम रहेगी, तो वहाँ फिर आप मात खा जाएंगे। 75 बोलते हैं 12th के लिए, वही है ना, कुछ चेंज तो नहीं करा। 65 ST और 70 जनरल। भाई हम जनरल है तो बस वही तो हाँ 70 जनरल है। उसका छोड़ो, SC/ST का क्या करना है, 70 मानना है। हाँ मेंस देने के लिए तो परसेंटेज चाहिए होगी ना, पहले 75%। वो है सारा का सारा जो चक्कर है वो है। तो उस वजह से ये मजबूरी में करना पड़ता है। पता नहीं, देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में एक क्लॉज ये भी है, नई एजुकेशन पॉलिसी में। आपको मेडिकल का, तुम्हें अभी जैसे तुम्हें तो नीट देना है ना बस, तो मेडिकल का अभी बहुत चीज़ें रिफाइन हो चुकी हैं। नीट के स्कोर के बेस पर पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज मिल सकता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्जाम है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले स्टेट वाइज अलग अलग होते थे। आर्मी का अलग AFMC, वो शायद अब भी अलग होता है। एक AFMC होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज,
तो उसका बिल्कुल अलग होता था। पूना में है वो मेडिकल कॉलेज, और बहुत मतलब अलग लेवल का ही। वो एम्स के बाद आप समझ लीजिए उसी का नंबर है। उसका अलग होता था, एम्स का अलग होता था, CPMT होता था एक, सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट। एक होता था आपका CBSE वाले अलग लेते थे। CBSE का भी एक मेडिकल एग्जाम होता था अलग। CBSE का इंजीनियरिंग एग्जाम भी होता था पहले अलग, AIEEE। तो अब जैसे इंजीनियरिंग का JEE कर दिया है, ऐसे ही इसका जो है नीट कर दिया है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे रिफाइन हो रही हैं। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये बुक्स वुक्स सब बेकार हो जानी है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन कंट्री है ना हमारा, थोड़ा लुढ़क लुढ़क कर धीरे धीरे चलता है, तो हो सकता है टाइम लगे अभी ज़्यादा। खैर करते हैं। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा बस आप ये समझ लीजिए कि इस चीज़ का फ़ायदा तब मिलेगा आपको जब आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। अगर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप करें तो वहाँ का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, और वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है वो टोटली डेरिवेशन बेस्ड है कि आप चीज़ों को पढ़कर एनालाइज करके डिराइव करके एक नए कंक्लूजन तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर न्यूमेरिकल जो है वो कम हो जाते हैं और ये डेरिवेशनल अप्रोच ये बढ़ जाती है। खैर चलिए, तो कभी बाद में करेंगे डिस्कस। फिलहाल तो मेरा टारगेट है मैं 4-5 दिन में इसको ख़त्म करूँ फटाफट वेव्स को। चलिए जी, इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव थ्रू अ मीडियम, propagation of a wave through a medium, if during the propagation of a wave through a medium, comma, the particles of the medium vibrate simple harmonically, the particles of the medium vibrate simple harmonically, about their mean positions, comma, then the wave is said to be plane progressive harmonic wave. Then wave is said to be plane progressive harmonic wave. ठीक है, यहाँ पर है a wave that travels from one point of the medium to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई वेव ट्रैवल करती है तो हम उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और अगर किसी प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपल हार्मोनिकली मूव करते हैं। सिंपल हार्मोनिकली का मतलब क्या है कि जैसे कि एक पेंडुलम हो गई, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करते हैं, तो उसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोल देते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई वेव फॉलो करती है तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार उसका डायग्राम बना कर देखूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करने का मतलब ये है कि वो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, वो ये वाला रिलेशन फॉलो करे तो हम ये कहेंगे कि ये वाला रिलेशन था किसका, ये वाला रिलेशन था हमारा SHM का। ठीक है, तो वो ये फॉलो करे। अब उसमें हमारा कुछ इनिशियल फेज भी हो सकता है ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, इनिशियल फेज का मतलब ये कि इनिशियली वो किसी एंगल पर या इनिशियली रेस्ट में है तो हमारा फाई नॉट जो है वो 0 हो जाएगा। खैर इस चीज़ को अब नोट करते हैं आगे। ना ये लिखने की जरूरत नहीं, नहीं लिखूंगा ये cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट बोल दो। ऐसे ही साइन वाला जो है वो भी आपका SHM रिप्रेजेंट करता है, cos बोलो या साइन बोलो। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नोट करेंगे
ये एक्स एक्सेस हो गई, और यहाँ आप एक डायग्राम बना लें, ये आपकी हो गई वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई, तो फिर ये नेगेटिव वाई, वाई डैश बोल देते हैं उसको। ये जो पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसका, इसको हम बोल देते हैं प्लस का ए, और जो नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको बोल देते हैं माइनस का ए। तो प्लस का ए और माइनस का ए, ये हो गया। उसके बाद ये जो वेव जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है उसको बोल दीजिए स्मॉल वी, उसको स्मॉल वी बोल दीजिए, और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, पॉइंट पी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोल दीजिए वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोल दीजिए एक्स। यहाँ से यहाँ तक वाला एक्स, यहाँ से यहाँ तक वाला जो इसकी हाइट है वो हो गई वाई, एक्स और वाई, ठीक है। इसके बाद पूरी जो वेव है, पूरी वेव हमने एक वेव दिखा दी, मतलब एक क्रस्ट हो गया और एक ट्रफ हो गया, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ टुगेदर क्या बनाते हैं, एक वेव। तो यहाँ पर दो वेव हमने दिखा रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई बेटा इस वेव की क्या लंबाई, इस वेव की लेंथ, तो इसको क्या बोल देते हैं लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वेवलेंथ हो गई। ये मैंने माना कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी पर एक पार्टिकल है पी, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई एक पार्टिकल पी है जिसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, और वर्टिकली ये कहाँ पर है, वर्टिकली ये यहाँ पर है। मतलब ऐसा है, देखिए कि कोई भी वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो उस वेव के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स, अगर उस वेव के मैं कोऑर्डिनेट्स देखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ये वेव यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर है, तो इस टाइम पर आपने कहा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो यहाँ पर पॉइंट पी है, जो यहाँ पर पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई हो गए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स और वर्टिकल डिस्टेंस वाई होगी। ऐसे ही निकालते हैं ना, कहीं पर भी कोई मेरे को अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो आप ये कहेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वो मान लो ये हो गया क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दैट विल बी एक्स फॉर यू, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी वाई फॉर यू। तो इस तरीके से करा है, समझ गए। तो ये क्यू वाला बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा आप नोट करेंगे, टेकिंग द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल टू बी जीरो, taking the initial phase of the particle to be zero, comma, the displacement of the particle at the origin of the particle at the origin, the displacement of the particle at the origin O ब्रैकेट में लिखिएगा x is equal to 0, x is equal to 0 at any instant small t is given by, at any instant small t is given by, क्योंकि सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रही है वेव, तो y, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे 0, t। अभी बस ये लिख लीजिए, मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, 0, t, ये लिख लो, और ये हो जाएगा, इसको लिखिए a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t, इसको बस इक्वेशन नंबर 1 करके आप छोड़ दीजिए, y 0, t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा
यहाँ पर ये 0, t का मतलब क्या है और y के आगे ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है। मैंने ये बोला कि y क्या है। हम जब इस वेव की बात करेंगे ना, तो ये वेव जो है, इस वेव की जब मैं पोजीशन की बात करूँगा कि ये वेव में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि एक ही पार्टिकल का मैं मोशन स्टडी कर रहा हूँ। जब वेव कहीं पर ट्रैवल करती है तो हज़ारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स मूव करते हैं, हम सिर्फ एक पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं। तो हमने कहा इनिशियली वो पार्टिकल यहाँ पर था, वो पार्टिकल इस तरह से एक पाथ फॉलो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा कि वो पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, तो फिर मतलब जो उस पार्टिकल का जो पाथ है वो वर्टिकली जो है, वो वर्टिकली तो वाई होगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये नीचे जाएगा तो इसको भी मैं वर्टिकली ही बोलूँगा, वर्टिकल मोशन ही बोलूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव की साइड में जा रहा है। तो हमने ये कहा कि आप y की पोजीशन लोकेट आपको करनी है, मतलब पार्टिकल की लोकेशन आपको लोकेट करनी है। तो यहाँ 0, t का मतलब क्या है। 0 जो है, 0 इज़ फॉर x एंड t इज़ फॉर t, टाइम के लिए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर ये जो 0 इज़ फॉर x है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई जो y है वो दो चीज़ों पर, दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। एक तो डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इस पर डिपेंड करेगा, और एक टाइम t पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे ये जो y है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपने पहली ही बार ऐसा कुछ करा है जिसमें ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ हो, वो भी दो टर्म्स कॉमा लगाकर, ठीक है। तो जब 0, t लिखा हुआ है तो इसमें क्या है कि हम बिल्कुल इनिशियल की बात कर रहे हैं। इनिशियली पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर है। तो जब इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है तो x इज इक्वल टू 0, इसलिए x की जगह 0 लिखा है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं एट एनी इंस्टेंट t, यानी कि टाइम t पर, तो y 0, t इज इक्वल टू, ये क्या है, ये तो सिंपल वही एक्सप्रेशन है जो हमारा इसका होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट दिया जाता था। हमने ये कह दिया कि इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 0 ले लिया आपने, तो इसलिए ये साइन ओमेगा टी करके छोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर तीन बुक्स आती हैं, एक तो ये है ऐसा अरोड़ा, एक प्रदीप फिजिक्स है, एक न्यूटन फिजिक्स भी आती है जिसके राइटर है आई थिंक कुमार मित्तल, ठीक है। तो वो बड़ी फेमस बुक है वो, तो उसमें कॉस को लेकर कर रखा है, उसमें कॉस को लेकर कर रखा है, यहाँ पर साइन को लेकर कर रखा है, एनसीईआरटी में भी साइन को लेकर किया है। तो साइन और कॉस दोनों का ही, साइन और कॉस दोनों का ही ग्राफ ऐसा ही बनता है, ठीक है। बस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो कोई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप चाहे कॉस लेकर चलो चाहे साइन लेकर चलो, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि नहीं कहीं कहीं पर कॉस ले रखा है, कहीं कहीं पर साइन ले रखा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। इतना करके चलिए बस। अच्छा, बाकी मैं कल कराता हूँ। और कल अगर आप कहें सैटरडे अगर मान लीजिए ऑफ है, तो आप ही सभी बच्चे हैं, एक दो बच्चे और हैं जो आज नहीं यहाँ पर, तो कल सुबह रख सकते हैं क्लास? एग्जाम है। किस टाइम से किस टाइम तक? 3 बजे तक आऊँगा। तुम आओगे 3 बजे तक?